नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। बहुत सारे लोगों को डाउट है, जैसे कि आप लोगों में से कई लोग जो है आरआरबी जेईई का फॉर्म को फिलअप किए हैं और कई अब जैसे कि कल नोटिफिकेशन आपका आ गया एनटीपीसी का, जो पोस्ट आपके 12th बेसिस पे भी है कुछ, और कुछ पोस्ट जो आपके ग्रेजुएट लेवल पे है। तो अब इनका जो तैयारी दोनों को कंबाइन करके किस तरह से तैयारी करना चाहिए, और जेईई का जैसे कि एग्जामिनेशन डेट जो दिया गया है और एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन डेट दिया गया उसको लेकर के, जैसे कि आप जेईई की तैयारी करते हो तो क्या इसका बेनिफिट आपको एनटीपीसी में होगा और थोड़ा क्या आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है। दूसरी बात, फुल डेडिकेटेड ये वीडियो जो है जेईई वाले स्टूडेंट के हैं, जितने भी डिप्लोमा के और बीटेक के स्टूडेंट जो जिन्होंने जेईई को फॉर्म फिलअप किया है, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है। आपको इसमें से जो कुछ आपको अपनी स्ट्रैटेजी जब आप बनाओगे तो इस स्ट्रैटेजी से जो चीज़ें आपको अच्छी लगे या जो चीज़ें आपके काम के लगेगी आप उसे अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकते हो। दूसरी बात ये कि जो केवल एनटीपीसी का फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, जो 12th बेसिस पे है या फिर जो ग्रेजुएट सिंपल ग्रेजुएट है उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, ये स्ट्रैटेजी से आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी आपको शायद फॉलो नहीं करनी चाहिए। आपको अगर स्ट्रैटेजी चाहिए केवल एनटीपीसी के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हम आप बात करते हैं कि जिन्होंने जेईई का फॉर्म फिलअप किया कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप कुछ थोड़ी सी अगर चीज़ें आप देखने की चाहोगे तो जो नोटिफिकेशन में सिलेबस को मेंशन किया गया है, सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स में किया गया है, 30 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस 15, साइंस 30 है, टोटल 100 यहाँ होता है। और अगर हम कल की नोटिफिकेशन की बात करते हैं एनटीपीसी में, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से 30, रीजनिंग से 30, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अब बात यह है कि मैथ्स तो एज इट इज़ बिल्कुल सेम है, 30 क्वेश्चन, जेईई में भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 25 जेईई में जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है। इट मीन्स क्या है कि जेईई में 5 क्वेश्चन कम आ रहे हैं, इसलिए जेईई में अगर बात कर ले तो 45 क्वेश्चन जो आपके जनरल अवेयरनेस में आने वाले हैं, जिसमें से जनरल साइंस की वेटेज 30 है और जीए की वेटेज 15 है। अब आपको एक चीज़, अगर आप सिलेबस अगर जो रेलवे ने प्रोवाइड किया अगर आप देखते हो अच्छे से, यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है और जेईई की सिलेबस में क्या मेंशन किया है, इस पर गौर फरमाइएगा थोड़ा। देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया, पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग की बात। अगर हम लोग बात कर लेते हैं एनटीपीसी और जेईई की, जैसे कि आप सभी फॉर्म फिलअप करेंगे, एक चीज़ मैं डिक्लेयर कर दूं कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या किया होगा, 12th के बाद डिप्लोमा किया होगा आपने, और डिप्लोमा के बाद आपने ग्रेजुएट अगर नहीं किए हैं, सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन, बीएससी, बीकॉम, या फिर इसके बाद आपने बीटेक अगर नहीं किया है, तो आप जो है एनटीपीसी का केवल वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हो जो 12th बेसिस पे है। आप ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट पे फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो भी आप एनटीपीसी के 12th वाले पोस्ट को फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद ही अगर किया है डिप्लोमा तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ साफ साफ मेंशन किया गया कि 12th पास आउट होना ही चाहिए आपका। और लास्ट डेट है 31 मार्च तक, अगर आपका रिजल्ट भी आता है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो ये चीज़ क्लियर पहले आपका हो गया डिप्लोमा वाले स्टूडेंट की। तो बात कर ले सिलेबस की, मैथ्स की, जेईई की और एनटीपीसी की, तो एज इट इज़ बिल्कुल सेम रखा गया है सिलेबस आपका, कुछ भी चेंज नहीं है। और एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन जो आपके मिलेंगे वो बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। तो देखिए, आपको तैयारी कैसे करनी है, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जो मैथ्स में होगा अर्थमेटिक का होगा। और ये जो आपका है रेलवे हमेशा से फॉलो करते आई है, और अभी भी आपने देखा होगा एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ का जो एग्जामिनेशन हुआ है वहाँ पे भी फॉलो किया गया, अर्थमेटिक का वेटेज सबसे रखा गया है ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं तो आप मान के चलिए 22 से 23 क्वेश्चन केवल आपके अर्थमेटिक से आएंगे। अर्थमेटिक मतलब क्या कि जैसे कि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट होंगे जिनका पहला पेपर होगा, तो मैं बता दूँ अर्थमेटिक में आपका आता है नंबर सिस्टम हो गया, आपका फ्रैक्शन, डेसिमल, बोर्ड मास, जैसे आपका हो गया रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका वर्क टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। अब बात करते हैं उसके बाद जो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपको जो देखने मिलेंगे एग्जामिनेशन में मैथ्स में, वो आपका होगा एडवांस पे। ठीक है, एडवांस मैथ मतलब हो गया आपका ट्रिगो, जियोमेट्री, उसके बाद आपका मेंसुरेशन, और एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक हो गया आपका अलजेब्रा। तो जैसे यहाँ पे भी साफ आप मेंशन देख रहे होगे सिलेबस में रेलवे ने कर रखा है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, और आपका एक होता है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ से आपके डेफिनेटली है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। दूसरा सबसे एक चीज़ और मैं बताऊं, रीजनिंग, जहाँ से ये तो आपका 30 क्वेश्चन आपका समझ में आ गया, आपको तैयारी क्या करना, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना नहीं है। आपको जेईई वाले स्टूडेंट जितने हैं एनटीपीसी के लिए कुछ भी डिफरेंस आपको नहीं यहाँ पे तैयारी करना। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, इजी होगा, मॉडरेट होगा या फिर हार्ड होगा।
तो सेम होगा जो CBT 1 का यहाँ पे पेपर का जो लेवल होगा, सेम जो होगा NTPC का भी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग का, जहाँ से आपके 25 क्वेश्चन जेई में पूछे जाएंगे और NTPC में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम सिलेबस रखा गया है। तो अब एक चीज़ मैं बताऊँ, मैथ्स की जो आप तैयारी कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, इसके बारे में आपको बता दूँ। देखिए सिंपल सा, आपको इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी ऐसा नहीं कर देना है कि बहुत अच्छे अच्छे हार्ड क्वेश्चन लगाने। सिंपल से मैं बताऊँ, अगर क्वेश्चन एग्जाम के क्रैक करने रेलवे के, तो आपको जो है यहाँ पे क्या काम करना, बेसिक के ऊपर, बेसिक अगर आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी उस टॉपिक के ऊपर, जैसे कि मैं आपको बताऊँ टाइम एंड वर्क आपने जैसे पकड़ा है, टाइम एंड वर्क को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको आप पहले सीखिए। LCM मेथड से आप सॉल्व कर रहे होंगे या फिर रेशियो मेथड से, जो भी मेथड से सॉल्व कर, तो उसके बेसिक को पकड़िए। जैसे क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि राम ने काम किया है 15 डेज में कोई काम करता है इतना, ठीक है, तो समझिए जो आप उसको लिखते हैं 50 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में 15 यूनिट वो काम कर रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन को 1 2 3 क्वेश्चन को अगर ये अपने बिल्कुल नोट्स बना करके उसको लिखिए, उसके बाद क्या होगा ना, उस क्वेश्चन के बेसिक को आप समझ जाओगे। तो उससे आपको क्या होगा, एग्जामिनेशन में जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं कि आपको काफ़ी लेंदी होगा और काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपके बेसिक कितने क्लियर है। अगर बेसिक क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर रहे होंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में भी आपको लग जाएगा बनाने में, और आप तो उसके आंसर को भी नहीं ला पाओगे। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से बेसिक लेवल से कीजिए। और अगर आपको बहुत अच्छा अगर तैयारी हो गया है तो मैं बोलूँगा राकेश यादव सर की जो बुक है उसको फॉलो कीजिए, उस बुक को बनाइए जितना भी उससे बनता है। अब ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक आपको कोई भी, जैसे कि कोई भी टॉपिक आप उठाते हो नंबर सिस्टम, तो वहाँ पे आपको 200 से 300 क्वेश्चन लगा देने, ऐसा नहीं है। हर टॉपिक के जो नंबर सिस्टम है, जैसे कि मैं बताऊं यूनिट डिजिट के ऊपर है, सर्ट्स एंड इंडिसेस है, बोर्ड मास है, डेसिमल का कंसेप्ट है, तो जितने टाइप के बनते हैं डेसिमल के, उसको के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन बस आप लगा डालिए और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, जो ALP का भी पेपर हुआ, CBT 1 CBT 2 का, ग्रुप D का जो पेपर हुआ है, और जो RPF और RPSF का जो पेपर हुआ है, उसके मैथ्स के क्वेश्चन आपको लगा डालने भाई, और कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा आपको मैथ्स में। इतना आप कर डालें, मैथ्स आप 30 आउट ऑफ 30 आप लेकर के आ जाओगे। ये मैथ्स की बात हो गई। रीजनिंग का अगर आपको तैयारी करना, तो मैं बताऊं SSC वाले जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा तकलीफ हो सकता है। आपको क्या करना है, बैंक का जो बिल्कुल रीजनिंग यहाँ पे फॉलो किया गया है, और एग्जामिनेशन में भी पैटर्न को देखा गया है कि जितने भी अभी एग्जामिनेशन में रेलवे के द्वारा ALP का पेपर हो, चाहे टेक्नीशियन का पेपर हो, चाहे RPF का पेपर हो या ग्रुप D का पेपर हो, बैंक में जो रीजनिंग पूछे जाते हैं भाई सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे लेवल रीजनिंग की अच्छी रखी जाती है। एग्जामिनेशन रेलवे में बात कर ले, जहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टेटमेंट अजम्पशन के ऊपर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर, और सिलोलिज्म, जो काफ़ी एक मतलब 4 ये जो सेक्शन मैंने अभी 4 टॉपिक जो आपको बताए, जहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। और ये ही जो है आपके क्या किए हैं, या तो क्वेश्चन आपके मार्क्स को इंक्रीज़ किए या गलती, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होती है 4 टॉपिक में क्वेश्चन को गलत करके आने के, क्योंकि ये इतना क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे नहीं हो पाता। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊँगा। दूसरी बात जो है आपके यहाँ पे हो सकता है एग्जामिनेशन आपको सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपका पेपर हुआ था CBT 2 का ALP का, वहाँ पे आपके सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन पूछ दिया गया था, इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आए थे। तो आपको करना क्या है कि बैंक के सिलेबस जो रीजनिंग का है, अब इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जैसे कि बैंक में पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ उसको टच कर रहे हैं, उनके सिलेबस को टच किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। इस चीज़ को समझिएगा, SSC की तरह इतनी ईजी रीजनिंग नहीं पूछी जाती है यहाँ पे कि आप 10 मिनट में सारे 25-30 क्वेश्चन आप बना दोगे। यहाँ पे टाइम लगेगा आपको, तो इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस ही चाहिए और कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अड्डा 247 का ऐप को उठाइए, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्यूज़ आते हैं और ऑथेंटिक वहाँ पे भाई आपको अड्डा 247 से ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अपना कंसेप्ट जो है यूट्यूब के वीडियो से क्लियर कर लीजिए, या अदरवाइज़ अगर आप कोचिंग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर कोचिंग को एफर्ट कीजिएगा। ये तो मेरा राय होगा, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो ज़रूर कीजिएगा। ये पर्सनली मेरी है भाई। इतना एक चीज़ तो मैं बताऊंगा, आप अगर जैसे कि देखिए जिनके पास इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप ठीक है यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब में बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन बहुत कुछ यूट्यूब में ऐसे चीज़ भी है जो आप इनिग्मा बिल्कुल आप तो बोलते हैं ना कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हमें पढ़ लेना चाहिए वो, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए नहीं होती है। आपको लगता है कि यार पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे यूट्यूब में पूरी कंप्लीट नहीं कराई जाती है वो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि उनको भी नहीं आता, वो चीज़ आपको नहीं बताते हैं। तो इसलिए अगर आप है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग तो कोचिंग को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और नहीं तो आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। अपने साथ बुक को रखिए,
बुक के लिए मैंने आपको बता दिया, मैथ्स के लिए आपको बता दिया, और राकेश यादव सर एनफ है। यूट्यूब में मैथ्स के सारे लेक्चर अवेलेबल अच्छे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग के भी सारे अवेलेबल है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के ऊपर में। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंसेस रखी गई है जेई के ऊपर और एनटीपीसी के ऊपर। अगर हम यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग जो है जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, साफ साफ यहाँ पे अलग कर दिया गया है, इसे बाइफर्केट कर दिया गया है जेई में। लेकिन आप यही चीज़ एनटीपीसी में अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे सिंपल सा मेंशन कर रखा है इन्होंने जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में ही इन्होंने क्या क्या है, अगर आप इस लाइन को चेक करोगे, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू द 10th सीबीएसई का जो भी सिलेबस है। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रही है भाई, देखो यहाँ जनरल साइंस लिखा हुआ है, ना कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री लिखी हुई है। अब इससे क्या हमें समझ में आता भाई बताओ। देखिए बात यहाँ से बस इतना ही क्लियर है, अगर आप एएलपी का भी सिलेबस उठाओगे तो वहाँ पे साफ साफ इस तरह से जनरल साइंस है, ग्रुप डी में भी है, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, जब आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल, फिजिक्स में भी काफ़ी न्यूमेरिकल आए हैं, केमिस्ट्री में मोल के ऊपर, एवोगैड्रो नंबर के ऊपर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे गए थे। लेकिन ये चीज़ जो है आपको एनटीपीसी में थोड़ा कम न्यूमेरिकल हो सकता पूछे जाएंगे, लेकिन लेवल जो क्वेश्चन का होगा वो थोड़ा इजी हो सकता है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड हो सकते हैं, या तो फोर्स मास एक्सेलरेशन के बीच या हाफ mv², इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन एएलपी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे, वहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी तो पूछ रहे थे, लेकिन देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, जहाँ पे मास वेलोसिटी आपको गिवन रहेगा, ये आपको एनटीपीसी में। लेकिन जेई में या एएलपी का भी जो पेपर हो यहाँ पे भी गिवन नहीं रहता था आपको। यहाँ पे क्या किया गया था, कोई बॉडी स्टार्ट हुआ मूवमेंट में तो वहाँ पे u इनिशियल 0 रखा गया था, उसके बाद आप v की वैल्यू निकाल रहे थे, 80 आपको गिवन था, तो v इक्वल टू u प्लस 80 करके आप यहाँ से v निकाल रहे थे, उसके बाद इस v को यहाँ पे पुट करके आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट हो रही थी। तो ये डिफरेंसेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन में। तो इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये पोस्ट ही जो है जनरल एनटीपीसी की जो पोस्ट है नॉन टेक्निकल पोस्ट है भाई, ये पहली बात। तो नॉन टेक्निकल में इनको ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली आप स्ट्रांग हो। नॉन टेक्निकल मतलब कि आपको नॉन टेक्निकल चीज़ें आपको ज़्यादा आनी चाहिए। इट मीन्स आपका जो यहाँ पे साफ मेंशन है, इंडियन हिस्ट्री मेंशन किया गया है, फ्रीडम स्ट्रगल, देखिए जैसे कि आप अगर पढ़ते हो इसे, लाइफ साइंस, देखिए लाइफ साइंस यहाँ भी है। इट मीन्स कि बायोलॉजी का जो यहाँ क्वेश्चन होगा बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा जो जेई का पेपर में जो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है, फेमस पर्सनैलिटी है। उसके बाद जो आपके बात कर लेते हैं इंडियन वर्ल्ड के ऊपर है। और जैसे और अभी आप अगर देखते हो यहाँ पे, जैसे कि ये तो करंट अफेयर का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टॉपिक है, ये तक करंट अफेयर है, यहाँ से साइंस आपका स्टार्ट हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, सेम एज इट इज़ आपको जेई में भी आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका आ गया फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की जियोग्राफी भी आपको पढ़नी है, मतलब भारत का भी भूगोल पढ़ना और विश्व का भी भूगोल, विश्व का भूगोल लिमिटेड आपको पढ़ना है। दूसरा जो है आपको पॉलिटी पढ़नी है आपको, और जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है आपके, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के जो भी है, एपेक हो गया आपका, जितने भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्टैब्लिशमेंट कब है, उनका अभी करंट चेयरमैन कौन है, जो भी चीज़ें वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर कहाँ, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। तो आप देखिए इसका मतलब, मेरा बस सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा इन द सेंस आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन आपके लिए तो पूछे ही जाएंगे एग्जामिनेशन। लेकिन ये चीज़ आपको एनटीपीसी में नहीं देखने को मिलेगा, सिंपल क्वेश्चन होंगे। और लाइफ साइंस जो यहाँ पे भी देखिए साफ साफ मेंशन क्या हो, और लाइफ साइंस वहाँ भी मेंशन क्या हो गया है एनटीपीसी में, मतलब दोनों का लेवल बिल्कुल सेम रहेगा, एनटीपीसी में भी और जेई में भी, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब दूसरा बात ये है कि यहाँ पे भी देखिए साफ साफ करंट अफेयर, वहाँ पे भी करंट अफेयर, इंडियन जियोग्राफी है, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कि देखिए कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब क्या कल्चर, जितने भी संस्कृति से रिलेटेड है, मतलब कि कौन सा कोई महल हो गया, जैसे ये डांस कहाँ की, कौन सी स्टेट की है, इस तरह के क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हिस्ट्री इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रीडम स्ट्रगल है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू जो इतने भी है वर्ल्ड के ऊपर देखिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और अगर आप देख रहे होंगे, देखिए टेक्नोलॉजी साइंस के ऊपर यहाँ पे अच्छा सेम आपको रखा है। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो जियोग्राफी यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके एग्जामिनेशन में, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे आपको जो अगर जो यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर ज्योग्राफी जो आपको है ये केवल इंडिया के ऊपर पूछा गया है, ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको बस इतना ही करना है कि इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे अच्छा से आपको तैयार करना है, पॉलिटी का सेक्शन अच्छा से तैयार करना है, ज्योग्राफी, जितने भी इंडिया के भूगोल और कुछ विश्व भूगोल आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो देखिए बेनिफिट आपको क्या मिलेगा एनटीपीसी में। तो अब क्या करो आप कि अच्छे से यहाँ पे पूरा हिस्ट्री को तैयार करो,
पॉलिटी को तैयार करो, अच्छे से बिल्कुल तैयार करो, जियोग्राफी को अच्छे से तैयार करो, क्योंकि भाई इसका काम आपको तो यहाँ पे भी है जहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे, इसका काम आपको जो है जो आपका पेपर होने वाला एनटीपीसी का वहाँ पे भी काम आने वाला, सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी, जहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस मेरा यही कहना है भाई कि जनरल साइंस तो आपका यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा कि जहाँ पे एनटीपीसी का आराम से क्वेश्चन, जहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 40 में आप मान सकते हो कि 15 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे, तो 25 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी से। तो आप हिस्ट्री पॉलिटी को पे यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से काम कीजिए। हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, आपका स्टैटिक जीके के ऊपर आप काम करिए। यहाँ पे मैं यही चीज़ आपको बताऊँगा, ये चीज़ आप करते हो तो आपका बेनिफिट जो है आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 50 क्वेश्चन फिर सीबीटी 2 में पूछे जाएंगे। अब दूसरी बात है भाई, जेई वाले को क्या करना है, टेक्निकल पेपर। तो अभी से ही टेक्निकल पेपर पढ़ रहे होंगे आप लोगों को, मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में बताई थी पहले कि जेई के किस तरह से आपको तैयार करना है। तो टेक्निकल पेपर भी आपको, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत करना होगा भाई। टेक्निकल पेपर को भी आप लेकर के चलो, थोड़ा 2 घंटा 1 घंटा ही करो, 2-3 चैप्टर भी अगर आप अभी कंप्लीट कर लेते हो सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में, तो आपको बस टेक्निकल पे ही ज़्यादा काम करना है। जनरल साइंस में भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे, तो मेन आपको फोकस वहाँ पे टेक्निकल पेपर पे करना। तो अगर 3-4 भी टॉपिक अगर आप कवर कर देते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगी। तो यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सजेशन यही दूंगा जेई के जितने भी स्टूडेंट हैं कि आपको टेक्निकल पे अच्छे से अभी स्ट्रॉन्ग करनी है। दूसरा आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना है, आपको जो ये हिस्ट्री पॉलिटी, जैसे कि जो एनटीपीसी के लिए भी फोकस कर रहे हैं, जो एनटीपीसी के लिए फोकस नहीं कर रहे वो आराम से इसका तैयारी कीजिए। इस पर आप इतना ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो आपका चलेगा, जो एनटीपीसी की फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर एनटीपीसी का फॉर्म को फिलअप करोगे तो आपको ये देखिए क्या है ना कि अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर दोगे तो एनटीपीसी में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और साइंस तो आपको बिल्कुल आपका यहाँ पर तैयार है और इससे टफ लेवल यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा एनटीपीसी में। तो ये आप तैयार रखे हो, अगर इस पर आपने काम कर दिया, थोड़ा सा मेहनत अधिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको टेक्निकल का भी पेपर देखना है अभी 1-1 घंटा। तो मैं बोलूँगा 2 घंटा टेक्निकल में दीजिए और 2 घंटा यहाँ पे दीजिए। और मैं बहुत अच्छे से कंसाइज मैनर में कितने भी क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी और जो आपके सीडीएस में पूछे गए हैं, मैं आपको हिस्ट्री का लेक्चर भी दिया हूँ, पार्ट 3 तक मैंने दे दिया है। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग उसी तरह से आपको तैयार करना है। आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो ही देखें। मैं तो कहूँगा, सजेशन दूंगा, आप उस तरह से तैयार कीजिए। बुक में क्या चीज़ है कि बुक में देखिए, अगर जीके की मैं बात करूँ तो आप लुसेंट जीके को ही बुक को ही फॉलो कीजिए, वही सबसे बढ़िया है। और अदरवाइज़ बुक बहुत ही मार्केट में, लेकिन आप बुक से तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है, सिलेबस जी का, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए जितने भी जेई के एस्पिरेंट हैं उनके लिए, ठीक है। फिर तो अब वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। और बस मेरा तो बस यही मेन मकसद होगा कि आप अपना टेक्निकल और जनरल अवेयरनेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अगर एनटीपीसी का अगर आप फॉर्म फिलअप करने का सोच रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हो तो इस पर आपको इतना ध्यान देना ही नहीं है। टेक्निकल, साइंस, रीजनिंग और मैथ्स आपका बेड़ा पार करवा देगा, ठीक है। अदरवाइज लेकिन देखिए जेई में थोड़ा कंपटीशन भी है और सीट भी कम है, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं एनटीपीसी की तरफ भी, क्योंकि आपकी ही चांसेस अधिक हो जाएगी सिलेक्शन की। तो थोड़ी सी मेहनत आपको सिलेक्शन की तरफ ले चली जाएगी। एनटीपीसी में भी एक अच्छा आप फाइट कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये थी हमारी बातें। और जितने भी एनटीपीसी के स्टूडेंट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।